एक बार फिर से सभी को प्यार भरा नमस्कार। ध्यान की यात्रा के बाद अब हम ज्ञान की यात्रा में चलते हैं। तो प्रज्ञा जी आज हमें योर सोल्स गिफ्ट के 2 चैप्टर्स के बारे में बताएंगी। हमने पहले भी इस बुक के बारे में 2-3 चैप्टर्स करे हैं। तो आज हम मिसकैरेज और अबॉर्शन चैप्टर्स के बारे में जानेंगे। प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद ये चैप्टर्स लेने के लिए। आप आएं और प्लीज हमें इन टॉपिक्स के बारे में बताएं। थैंक यू समिया जी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मैं हृदय से नमन करती हूँ। और जो भी मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं या मेरे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे आज एक मौका दिया कि मैं आज आपके सामने एक चैप्टर रख सकूं, सोल गिफ्ट का। तो फ्रेंड, मैं आज आपके सामने ये बुक लेकर आई, जैसे समिया जी ने बताया, सोल गिफ्ट। बहुत प्यारी बुक है ये। इसके कुछ चैप्टर्स तो पहले हो ही चुके थे और आज मैं इनका एक चैप्टर आपको बताऊंगी। इसके राइटर है रॉबर्ट श्वार्ट्ज, जो एक हिप्नोथेरेपिस्ट है और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और लाइफ बिटवीन लाइफ रिग्रेशन करते हैं। हम सब जानते हैं पास्ट लाइफ में हम पिछले जन्मों को और जीवन को जानते हैं, और बिटवीन लाइफ में हम अपने आगामी जीवन, प्री बर्थ प्लानिंग को जानते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। जिसकी प्री बर्थ प्लानिंग, जिसको हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसके लिए हम स्पिरिट रैलम में अपनी स्पिरिट गाइड के साथ, सोल ग्रुप्स के साथ मिलकर अपने जो जीवन हम धरती पर लेने वाले हैं उसका एक रूपरेखा बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि उसमें हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारा नाम कौन क्या होगा, और कौन हमारे रिश्तेदार होंगे, और हम कौन से इस बार लेसन सीखेंगे, हमारी क्या सफरिंग होगी, ये सब हम जानते हैं। फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड में हमारी उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वहां पर सिर्फ लव की एनर्जीज ही होती हैं। पर धरती में लो लेवल की बहुत फ्रिक्वेंसीज होती है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ ज्यादा होती है। इसीलिए आत्माएं बार बार जन्म लेना चाहती हैं और ज्यादा से ज्यादा सीख लेना चाहती हैं, अपनी आत्मा की उन्नति कर लेना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रॉबर्ट हैं, वो खुद भी चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि अगर आखिर आत्मा इतनी अपनी उन्नति क्यों करना चाहती है और कौन कौन से तरीके अपनाती है, कौन कौन से कारण होते हैं मिसकैरेज के, वो सब रॉबर्ट भी जानना चाहते थे। तो जब 2003 में वो जॉब कर रहे थे, तो वो अपनी लाइफ से खुद भी खुश नहीं थे और ना अपने जीवन से खुश थे। उन्हें लगता था शायद वो इस जीवन में कुछ और ही करने आए हैं। वो एक प्रमिला नाम की लेडी से मिलते हैं, और जो कि एक मीडियम थी। मीडियम वो होते हैं जो उच्च आत्माओं के संपर्क में होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो उनसे मिलते हैं और अपनी प्री बर्थ प्लानिंग को जानते हैं। और जो माध्यम होते हैं वो कई जो जिस भी माध्यम की प्री बर्थ, जिसकी भी प्री बर्थ प्लानिंग को जानना होता था, उसके बारे में सारी डिटेल्स उन चैनल्स को दी जाती थी, और वो चैनल्स उस व्यक्ति का आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करते थे और सारी सारी इंफॉर्मेशन दे देते थे। अब ये चैनल्स कौन है? चैनल्स जो होते हैं वो माध्यम के थ्रू बात करते हैं। और और ये अपने आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, अब आप जानना चाहोगे। आकाशिक रिकॉर्ड नॉन एक लिविंग लाइब्रेरी होती है, जो नॉन फिजिकल रैलम में होती है। वहां पर हर एक व्यक्ति से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। जो भी हम यहाँ कर रहे हैं उसका सारा लेखा जोखा वहां पर रिकॉर्ड होता रहता है। सो इस बुक को लिखने के लिए कई सारे माध्यम की और चैनल्स की सहायता ली गई है। जब रॉबर्ट श्वास को उनका प्रीवियस प्लानिंग पता चली कि इस जन्म में वो राइटर बनने आए हैं या टीचर बनने के लिए आए हैं, तो उन्हें लगा कि जैसे वो शायद यही करना चाहते थे। उन्हें लगा जैसे उनको अपनी प्री बर्थ प्लानिंग पता चली है, ऐसे उन लोगों को भी और लोगों को भी अपनी प्री बर्थ प्लानिंग जाननी चाहिए।
ताकि जो उनकी लाइफ में सफरिंग है वो खत्म हो सके, और उनकी जो फिजिकल और इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सके, इमोशनली भी वो ठीक हो सके, फिजिकली भी। इसके लिए उन्होंने साथ में ये भी बताया कि अगर जब लोग अपने प्री बर्थ प्लानिंग को जान जाएंगे तो वो ये भी समझ पाएंगे कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो हमने धारण किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस ले सके और अपनी आत्मा की और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। सोल गिफ्ट में 13 चैप्टर हैं फ्रेंड्स। 3-4 हम पहले बता चुके हैं। आज मैं मिसकैरेज और अबॉर्शन लूंगी चैप्टर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिसकैरेज जब कोई जीव गर्भ में आता है और स्वाभाविक तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम उसे मिसकैरेज कहते हैं। अबॉर्शन जब कोई जीव हमारे या किसी भी दंपति स्त्री के गर्भ में आता है और हम उसको जन्म नहीं देखना चाहते तो जबरदस्ती यानी फोर्सफुली उसको हम मरवा देते हैं, खत्म करवा देते हैं, धरती पर जन्म नहीं लेने देते, तब हम उसको अबॉर्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी भी कपल को पता चलता है कि वो उसके घर एक नन्हा जीव आने वाला है, शिशु आने वाला है, तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब तैयारियां करने लगते हैं बच्चे के आगमन के लिए, और माँ तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, सपने देखने लगती है बच्चे के लिए, यहाँ तक कि वो उसका नाम भी चुन लेती है। पर अचानक किसी दिन उसे पता चलता है कि उसका मिस कैरेज हो गया है, और जिस शिशु को वो उसके गोद में आएगा, वो उसे खिला पाएगी, ये सब सपने देखे होते हैं, इतनी तैयारियां करी होती हैं, तो उसका उसका मन टूट जाता है, उसे एक शॉक लगता है और वो गहरे दुख में चली जाती है। अब घर वाले भी उसको ताने मारने लगते हैं कि शायद तुमने ठीक से ध्यान नहीं रखा, हस्बैंड भी कहने लगते हैं। तो वो स्वयं को ही दोषी मानने लगती है कि शायद मेरी कोई गलती है, मुझे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, मैं नहीं बरत पाई, मैं शायद इसके लायक नहीं थी, तो एक गिल्ट में चली जाती है। और ये दुख कई सालों तक उसके जीवन में रहता है। पिता तो शायद एक बार को अपने काम में बिजी भी हो जाए, पर माँ नहीं भूल पाती, क्योंकि वो उसके शरीर का एक अंग होता है। उसके चले जाने से उसको बहुत खालीपन लगता है, वो डिप्रेशन में चली जाती है, गिल्ट में चली जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रॉबर्ट ने इस मिसकैरेज को समझाने के लिए कई केस स्टडीज ली, अनेक स्टडीज करी है उन्होंने केस की, और हर एक चैप्टर को समझाने के लिए एक एक उदाहरण दिया है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पर मिसकैरेज का रीजन दिया गया है एक ही हो, एक ही कारण हो, नहीं, ऐसा नहीं है। मिसकैरेज के कई कारण है। अब रॉबर्ट भी जानना चाहते थे कि आखिर आत्मा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती है, कौन से कारण अपनाती है। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक रेबिका की सत्य कहानी को सामने लाए हैं। रेबिका 34 इयर्स की है, अमेरिका में रहती है। उसके हस्बैंड का नाम वेस है, छोटे से टाउन में रहती है अमेरिका के। उसके 4 बच्चे हैं। पहला बच्चा मैक्स 13 साल का है, दूसरा बेटा उसका 10 साल का है, टकर। तीसरी बेटी है उसकी, ताविया। और एक चौथी जो 5 साल की है वो भी बेटी है, इजाबेला। उसकी ये सेकंड शादी है। पहली शादी से उसके 2 बच्चे और थे, बेटे थे उसके। बाकी की दोनों बेटियां उसके वेस इस वाले हस्बैंड से हैं। फ्रेंड्स, घटना तब की है जब उसके 3 बच्चे थे, और जब उसे पता चलता है एक दिन कि वो माँ बनने वाली है, तो वो बहुत खुश होती है। उसे बच्चों से बहुत प्यार है, तैयारियां करने लग जाती है, बच्चे का नाम भी सोच लेती है। बहुत स्मूथ उसकी प्रेगनेंसी चल रही थी। एक दिन अचानक सुबह के समय उसका वाटर बैग फट जाता है। वो घबरा जाती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि शायद वी आर गोइंग टू लूज दिस बेबी, और बाथरूम की तरफ चली जाती है। उसका हस्बैंड एम्बुलेंस को कॉल करता है, अपने फ्रेंड को कॉल करता है ताकि वो आए और उसके तीनों बच्चों को ले जाए। जब बाथरूम में रेबिका जाती है तो उसका बच्चा फिसल के गिर जाता है और मर जाता है। उस बच्चे को देख के बहुत बहुत रोने लगती है, बहुत दुखी होती है।
बच्चे को हाथ में उठाती है, टॉवल में रखती है, उसको देखती रहती है और रोती रहती है। उसको लेकर वापस वो अपने बेडरूम में आती है, बेड पे। उसे देख रही थी बच्चे को, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं इस बच्चे को कैसे बड़ा कर दूं, कैसे जीवित कर दूं इसको। उसको फिर फील होता है कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो वापस बाथरूम की तरफ जाती है। वहां उसे बहुत ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण उसको चक्कर आने लगते हैं। तो बाथरूम का जो नल होता है उसको सर में लगता है और वो गिर के बेहोश हो जाती है। जब उसको थोड़ा होश आता है, तब वो देखती है कि उसके पास 7-8 लोग खड़े हैं। शायद शायद वो कुछ इमरजेंसी मेडिकल के लोग होंगे कुछ, जो उसकी हेल्प के लिए आए थे। और वो लोग शायद उसको कह रहे हैं कि इसको जगा के रखो, सोने मत दो, नहीं तो ये हम इसको बचा नहीं पाएंगे, ये जीवित नहीं रह पाएगी। उसका देख रही है उसका हस्बैंड भी बहुत दुखी है कि शायद उसके बच्चों का क्या होगा। एक क्षण वो भी सोचती है कि शायद उसका परिवार बिखर गया। वो लोग उसको शायद ड्रिप देना चाहते हैं, लेकिन नीडल वो वाली यूज करते हैं जो बड़ों को लगाई जाती है। जबकि जो रेबिका है, उसकी वेन्स इतनी कमजोर है, वेन्स उसकी पतली है कि उसको उसके लिए बच्चों वाली नीडल्स चाहिए होती है। तो वो बताने की कोशिश करती है, पर कोई नहीं सुनता। सबको ये लगता है कि जैसो जल्दी से जल्दी इसको चाहे हेलीकॉप्टर से लेकर जाए, हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। जब रेबिका को एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जा रहा होता है, तो देखती है कि उसके कमरे के बाहर एक व्यक्ति बैठा है, जिसके ब्राउन बाल हैं, ब्राउन आईज हैं, और उसने व्हाइट शर्ट पहनी है, एक खाकी कलर की शॉर्ट पहनी हुई है। और उसको देख के उसको अपने एक बहुत पुराने फ्रेंड की याद आती है, जो काफी दूर रहता था और कई साल पहले उसका दोस्त होता था। उसका नाम डैनी था। रेबिका को जब एम्बुलेंस में लेटाते हैं, वो व्यक्ति तुरंत अंदर आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, स्वीटी, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। रेबिका को जैसे पूरा विश्वास हो जाता है कि अब मैं 100% ठीक हो जाऊंगी। बस वो बोलती है, पीडियाट्रिक नीडल। वो समझ जाता है, वो कहता है, यस आई हैव। उसके पास वो नीडल होती है जो बच्चों को लगाने वाली नीडल होती है। उससे उसको ड्रिप देता है वो, और कहता है कि अब हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, आप एम्बुलेंस से इसको ले जाओ। तो जब रेबिका हॉस्पिटल पहुंचती है, वहां पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि किसी खास बीमारी की वजह से तुम्हारे बच्चे की डेथ हो गई है, और प्लेजेंटा फट जाने के कारण इतनी अत्यधिक ब्लीडिंग हुई है कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी। रेबिका जब वापस आती है, बच्चे को लेकर उसके अंतिम क्रिया करते हैं परिवार के सदस्य मिलकर। और जब सेशन चल रहा होता है, तो अब रॉब रेबिका से पूछते हैं कि तुम्हारी और क्या क्या फीलिंग थी, तुमने बच्चे को, अपने बच्चों को कैसे बताया कैल्विन के बारे में। कहती है, जब मैंने कैल्विन को देखा तो मुझे लगा कि ये जैसे एक बड़ी एक मिनिएचर है वो, और मैं इसे कैसे बड़ा कर दूं। वो बोलती है, बच्चे को कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, और मैं ये अब जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी इस दुख को। और बच्चों को उसने बताया कि बेबी नहीं रहा क्योंकि उसको कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो जीवित नहीं रह सकता था। अब रेबिका मिसकैरेज की वजह से इतनी दुखी होती है, स्वयं को ही दोषी मानती है कि शायद उसने ठीक से ध्यान नहीं रखा था, और ज्यादा केयर करनी चाहिए थी उसको जो बच्चे के लिए की जाती है। वो और दुख में डूब जाती है और खूब खाना खाना शुरू कर देती है। मोटी हो जाती है, भद्दी हो जाती है। वो जानबूझ के ऐसा करती है ताकि उसे उसे कोई कोई देखे ना, उससे कोई बात ना करे ना, वो किसी को देखना चाहती है। बस हर वक्त वो रोती रहती थी, कैल्विन कैल्विन करती रहती थी, और सोचती रहती थी उसने कहाँ और क्या गलती कर दी। वह खुद से अपने आप से घृणा करने लगती है, अपने आप को क्षमा नहीं कर पाती। यहाँ पर रॉबर्ट कहते हैं कि फ्रेंड, जैसे अगर हमारे बच्चे होते हैं अपने, या हस्बैंड या परिवार का कोई भी प्रियजन होता है, अगर उनसे कोई गलती होती है तो हम उन्हें कितनी जल्दी क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब हमसे स्वयं से कोई गलती होती है, तो हम उसे कभी नहीं भुला पाते।
एक दिल में गांठ बना के बैठ जाते हैं, एक अपराध बोध से घिर जाते हैं कि हमने इतनी बड़ी गलती करी, क्षमा नहीं कर पाते। तो रॉबर्ट कहते हैं कि हमें भी अपने को उतना ही प्यार करना चाहिए और उतने ही प्यार से खुद को क्षमा कर देना चाहिए जितना कि हम अपने बच्चों को या अपने प्रियजनों को करते हैं। लगभग 2 साल के बाद थोड़ी जब वो नॉर्मल होती है तो अपने बच्चे टकर से बात करती है, और एक दिन उसको एहसास होता है कि शायद उसके बेड पर कोई छोटा सा बच्चा बैठा है, उसकी एनर्जीज वो फील कर पाती है। टकर से पूछती है इस विषय में, जो उसका बेटा है वो कहता है हाँ, केल्विन आता है और हम लोग खेलते हैं यहाँ पर। कल भी था लेकिन सुबह मैं उठा तो बेड पर वो नहीं था। ये सुनकर उसको बहुत अच्छा लगता है। वो देखती है उसके कमरे की शायद कोई लाइट्स भी ऑन ऑफ करता है। और जब 2 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद ये चौथे बच्चे की, अब इसके लाइफ में उसका एक चौथा बच्चा आता है, बेटी आती है, इजाबेला को जन्म देती है। जब वो 5 वर्ष की हो जाती है, यानी मिस कैरिज से करीब 7 साल बाद भी वो अभी तक उस दुख को भुला नहीं पाई है। ऐसे में वो अब उससे मिलती है, रॉबर्ट से मिलती है, और रॉबर्ट से अपने इस मिस कैरिज की जानना चाहती है कि क्या रीजन था, क्या ये मेरी प्री बर्थ प्लानिंग थी। और रॉबर्ट भी यहाँ जानना चाहते हैं कि सोल क्या सीखना चाहती है और आत्मा की ग्रोथ कैसे होती है, वो डॉनी कौन था और उसने रेबेका की लाइफ क्यों बचाई। सेशन शुरू होता है। स्टैसी जो माध्यम है वो और रॉबर्ट तीनों बैठे होते हैं। कैल्विन की सोल आती है। फ्रेंड्स, अब उसके सामने एक पास्ट लाइफ आती है। पता चलता है उसको, क्योंकि इसका जो मिसकैरेज हुआ है वो तो 11 जून 1999 को हुआ था, और जो ये लाइफ पास्ट लाइफ दिख रही है उसको वो है सन 1800 की। वो अमेरिका में है और उस समय वो एक पुरुष है और आर्मी में सीनियर ऑफिसर है। और जो ये कैल्विन था इस जन्म में, वो उसका जूनियर ऑफिसर होता है। युद्ध का माहौल है, बाहर लड़ाइयां हो रही हैं, ये लोग सब किले के अंदर बैठे हैं अपने रूम में। रेबिका को उसके सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है कि तुम बाहर गेट खोलो किले का, और जो उनसे उनसे युद्ध करो जो बाहर आक्रमण लड़ रहे हैं। रेबिका को हिंसा पसंद नहीं, वो वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो कैल्विन को भेज देती कि जाओ तुम गेट खोलो, बाकी सब सैनिक तो होते ही हैं वहां पर। जैसे कैल्विन जाता है, गेट खोलता है, एक तीर उसको लगता है और वो गिर वहीं पर गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब रेबिका ये देखती है तो दौड़ कर जाती है और घुटनों के बल बैठकर उसके पास बहुत रोती है और स्वयं को दोष देने लगती है कि उसकी वजह से कैल्विन की जान गई, और बहुत रोती है। वो कैल्विन से बहुत प्यार करती थी, एक बेटे के समान प्यार करती थी, उससे बहुत चाहती थी वो। उस समय रेबिका जो उस समय पुरुष है उसकी उम्र 39 ईयर्स की है, और उसके बाद वो जब तक जीवित रहती है ये गिल्ट अपने अंदर पाले रहती है। करीब 10 साल बाद 49 ईयर्स की एज में उसकी जब उसकी मृत्यु होती है और वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है, वहां पर उसका अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए कैल्विन आता है और उसके एक जन्म की माँ आती है। कुछ समय के रेस्ट के बाद फिर से रेबिका अपना अगला जन्म की प्लानिंग करने के लिए बैठते हैं सब। स्पिरिट गाइड्स होते हैं, कैल्विन है, और सोल भी, बहुत सारी सोल्स होती हैं, पूरा ग्रुप होता है, और रेबिका होती है, क्योंकि वही सोल्स होते हैं जो मतलब हमारे रिश्ते बन करके, रिश्तेदार बन करके आते हैं, दोस्त या दुश्मन बन करके आते हैं। तो रेबिका कहती है कैल्विन, तुम्हारी मेरी वजह से मृत्यु हुई है और मैं इस गिल्ट को भूल नहीं पा रही हूँ। तुम मेरे पास अगले जन्म में, जो हम प्लान कर रहे हैं, मैं औरत बनूंगी, तुम मेरे बेटे बनकर आना, मैं तुम्हें जन्म दूंगी और बेटे की तरह बहुत प्यार करूंगी। तो कैल्विन कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, क्यों गिल्ट पाला हुआ है तुमने, क्योंकि मेरी तो मृत्यु वैसे भी 4 महीने बाद लिखी थी, युद्ध के दौरान होनी ही थी, मुझे तो जाना ही था यहाँ से। तो तुम मेरे लिए चिंतित मत हो, परेशान मत हो, और मैं ठीक हूँ। रेबेका नहीं मानती। वो कहती नहीं, तुम सिर्फ एक बार मेरे पास आ जाओ, एक बार मेरे बेटे बनकर आ जाओ।
तो केल्विन कहता है नहीं, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे 5 वर्ष के बाद मुझे किसी और माता पिता के यहाँ जन्म लेना है। तो रेबेका कहती है ठीक है, तो तुम 4 महीने के लिए ही मेरे गर्भ में आ जाओ। जो उस समय स्पिरिट गाइड बैठा होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता ये मिस कैरेज का तुम्हारा प्लान काम करेगा। पर रेबेका नहीं मानती, और आखिर में क्योंकि सोल की सुनी जाती है, सोल को फ्री विल होती है, उसके पास चॉइस होती है कि वो जो डिसीजन लेना चाहती है अपने लिए ले। तो केल्विन तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है मैं आऊंगा, सिर्फ 4 महीने के लिए आऊंगा, पर तब तुम हील हो जाना। कहती है ठीक है, तुम 4 महीने के लिए ही आओ, मैं उतने में तुम्हें इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि मैं अपने इस गिल्ट से बाहर आ जाऊंगी। और वो कहता है कि चलो, मेरी आत्मा जो माँ के प्यार की एनर्जी को भूल चुकी है, मैं वो माँ के प्यार की एनर्जी भी महसूस करूंगा, और तुम्हारा अपनी और माँ का स्पर्श भी पाऊंगा। फिर जो मैं आने वाले मेरे जन्म होंगे, मैं उसमें वो प्यार और लोगों में बांट दूंगा। सो वो उसके गर्भ में आता है 4 महीने के लिए, केल्विन, और उसके बाद वो चला जाता है क्योंकि उसे कहीं और जन्म लेना है। पर अब क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल नहीं भूल पाती, बल्कि अब और ज्यादा दुख में डूब जाती है, और ज्यादा गिल्ट में चली जाती है, और अपने आप को ही कारण मानती है, इसका दोषी मानने लगती है। और जब एस्ट्रल वर्ल्ड से केल्विन देखता है कि रेबेका हील नहीं हो पाई और दुखी है, तो कभी कभी आता था, उसके कमरे की लाइट और ऑन और ऑफ करता था, ताकि वो उसके प्रेजेंस को समझ सके और ये उसको बता सके केल्विन कि मैं वहां ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम अपने आप को दोष मत दो। रॉबर्ट यहाँ कहते हैं कि फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि हमारे जो प्रियजन हमसे बिछुड़ गए हैं, वो हमसे दूर चले गए हैं और हमें भूल गए हैं, वो हमें समझते नहीं हैं। पर ऐसा नहीं होता, रॉबर्ट कह रहे हमारे प्रियजन एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जब पहुंच जाते हैं, तो वहां से हमें हमारे इमोशंस को वो और अच्छी तरीके से समझने लगते हैं, हमें और प्यार करने लगते हैं। अगर हम उनको बुलाते हैं प्यार से, तो वो जरूर आते हैं और अपनी और वो एहसास कराते हैं कि वो हमारे आसपास ही मौजूद है। बस हमें उनको समझना चाहिए, उस उनकी एनर्जीज को फील करना चाहिए। अब सेशन के दौरान रेबेका केल्विन से पूछती है कि तुम मुझे 3 बातों के और जवाब दो, आंसर दो, कि क्या तुम टकर से मिलने आते थे, कमरे की लाइट ऑन ऑफ करते थे, और वो डॉनी कौन था जिससे मेरे बहुत पुराने मित्र की शक्ल मिलती थी। तो केल्विन कहता है अगर मैं तुम्हें ये बात पता चल जाएगी, आंसर दे दूंगा, तो क्या तुम हील हो जाओगी? रेबेका कहती यस। तो केल्विन कहता हाँ, मैं आता था टकर से मिलने, के साथ खेलता था, और तुम्हारे पास भी आता था, लाइट्स भी ऑन ऑफ करता था, ताकि तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और मैं जहां भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, और हर वक्त तुम्हारे पास ही रहता हूँ। अब वो पूछती है अच्छा, वो रहस्यमय व्यक्ति कौन था? तो केल्विन कहता वो रहस्यमय व्यक्ति जिसकी शक्ल तुम्हारे फ्रेंड से मिलती है, वो वही स्पिरिट गाइड था जिसने प्री बर्थ प्लानिंग करते समय कहा भी था कि मुझे नहीं लगता कि ये प्लान काम करेगा मिसकैरेज का, और वो जानबूझ के तुम्हारे फ्रेंड की शक्ल में आया था ताकि तुम उस पर विश्वास कर सको और कंफर्टेबल फील करो, रिलैक्स फील करो। इसलिए वो तुम्हारे पास आया था। वो केवल तुम्हारी लाइफ सेव करने ही नहीं आया था, बल्कि तुम्हें वो काम करना भी चाहता था, शांत करना भी चाहता था। फ्रेंड्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स इस तरीके से हमारी मदद करते हैं। कभी किसी फ्रेंड की शक्ल ले लेते हैं, या कभी किसी अपने बिल्कुल सगे की बन करके आ जाते हैं, किसी ना किसी रूप में आकर के जब हम कभी भी परेशान होते हैं, अगर उसे मन से पुकारते हैं हम, तो वो जरूर आते हैं हमारी मदद के लिए। और वो कहती है अच्छा, मुझे तो वो व्हाइट शर्ट और ब्राउन खाकी
शॉर्ट में दिखा था, लेकिन कई लोगों को वो डॉक्टर्स जैसा व्हाइट कोट पहने हुए भी दिखा था। और वो कैसे वो अंदर चला गया हॉस्पिटल में, कैसे वो लोग उसकी बात मान लेते थे, उसके प्रभाव में आ जाते थे। तो कैल्विन कहता है कि क्योंकि वो स्पिरिट गाइड था, और जो गाइड्स होते हैं या जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी एनर्जीज और ऑरा बहुत अच्छा होता है। तो वो जिसके पास जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो आराम से कर पाते हैं, कोई मना नहीं कर पाता। और अगर वो व्हाइट कोट नहीं पहनता तो लोग वो अंदर नहीं जा सकता था। इसीलिए किसी ने उस पर डाउट भी नहीं किया, वो आराम से तुम्हारी लाइफ सेव करके चला आया तुम्हें ड्रिप देकर। अब जब लेब्रिका ये सुनती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि ठीक, कि ये पहले से प्लान्ड है, और वो अपने इस उससे धीरे धीरे हील होने लगती है। रॉबर्ट अब यहाँ पर बताते हैं कि अगर कोई मिसकैरेज चाहे एक एक घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 6 घंटे की हो, 6 दिन की हो, या 1 महीने की हो, सभी का कोई ना कोई प्लान उद्देश्य रहता है इस धरती पर आने का। और उनके कर्मा उतने ही होते हैं, इसलिए वो इतना कम समय ही लेकर के आते हैं, ये भी कारण है। और वो बताते हैं कि कई बार जो सोल्स होते हैं धरती को देखने के लिए सिर्फ आती हैं, कि घूमती हैं और फिर चली जाती हैं। या कुछ सोल्स माँ का टच को लेने के लिए आती हैं, और उन चीजों को भी देखने आती है जो उन्होंने कई जन्मों से नहीं देखी होती। जब ये सेशन हो जाता है, रेबिका तो काफी बदल चुकी होती है और वापस अपने लाइफ, सामान्य लाइफ जीने लगती है। यहाँ पर रॉबर्ट मिसकैरेज के और भी कई कारण बताते हैं। उसमें से एक बताते हैं कि इमोशनल इम्पैक्ट, यानी कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को शादी के बाद कुछ समय, कुछ महीनों के बाद छोड़ के चला जाता है, जिससे उसकी पत्नी को बहुत दुख होता है। उस दुख को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए अगले जन्म में वो आदमी बनता है, और वो जो औरत है उसके यहाँ शिशु बन के आती है, और 3 या 4 महीने के बाद चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि वो भी इस दुख को महसूस करे। सो वो प्लान करते हैं, इस दुख को फील करने के लिए भी मिसकैरेज प्लान करते हैं। अब एक वो कारण बताते हैं होप का। रॉबर्ट कहते हैं कि जब 2 या 3 बार मिसकैरेज हो जाए और उसके बाद कोई स्त्री माँ बनती है, तो वो लोगों के सामने एग्जाम्पल रखती है कि हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, और हमें खुद पर, यूनिवर्स पर विश्वास रखना चाहिए। तो आशा का मैसेज देने के लिए भी वो कई बार मिसकैरेज को प्लान करते हैं। अब एक है कंपैशन का। रॉबर्ट बताते हैं कि अगर कुछ मिसकैरेज 2-3 बार हो रहे हैं, इससे उसको इतना दुख होता है कि वो अब जो प्यार अपने बच्चों में ढूंढना चाहती थी, प्यार देना चाहती थी, वो प्यार अब वो संसार के और लोगों को देने लग जाती है। जब मिसकैरेज करके जो बच्चा चला गया, जो शिशु चला गया है, जब वो एस्ट्रल वर्ल्ड से देखता है कि वो माँ सभी को वैसे ही प्यार कर रही, तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वहां तो सोल्स वननेस में होती है ना। तो ये रीजन भी होता है कंपैशन का। और एक बार कारण और बता रहे हैं वो, ट्रायल बेसिस पर। वो कहते हैं कुछ सोल मिसकैरेज इसलिए प्लान करती हैं कि वो जब यहाँ आती है, अगर वो देखती हैं कि यहाँ पर जो उनको माहौल चाहिए, जैसे माता पिता वो चाहते हैं, और जो लेसन वो लेकर के आई हैं, उसमें अगर उनको लगता है कि वो वहाँ अब उसको नहीं मिल पाएगा, वो लेसन इस घर में नहीं ले पाएगी, तो वो अपना वो ये प्लान कैंसिल कैंसिल कर देती है और वापस चली जाती है, यानी मिसकैरेज के द्वारा वापस चली जाती है। इस कारण भी वो लोग को प्लान करते हैं। और अब है एक और बताया उन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ सोल्स ये प्लान करके आती हैं कि जब बार बार उनका मिसकैरेज होगा तो वो इतने दुखी होंगे कि संसार की तरफ से उनको वैराग्य हो जाएगा, और वो एक आध्यात्मिकता के रास्ते पे चल पड़ेंगे। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी वो ये मार्ग चुनते हैं। रॉबर्ट एक और कारण बताते हैं मिसकैरेज का, नेम एंड फेम। कुछ सोल्स का ये उद्देश्य होता है धरती पर आने का कि इस बार जाके उन्हें बहुत सारा पैसा कमाना है, नाम कमाना है। इसके लिए भी वो मिसकैरेज को चुनते हैं।
कि अगर उनका बार बार मिसकैरेज होगा तो वो इतने दुखी होंगे कि उस दुख को दूर करने के लिए जो वो काम कर रहे हैं वो उसमें इतना डूब जाएंगे कि दिन रात इतना काम करेंगे कि वो बहुत पैसा भी कमाएंगे और नाम भी कमाएंगे। एक रीजन ये बताया उन्होंने। एक बताते हैं कि फेमिनिन एनर्जीज को महसूस करने के लिए भी सोल्स प्लान करती हैं मिसकैरेज को। अगर हमारे 500 जन्म होते हैं सपोज, तो आधे हमारे स्त्री के होते हैं और आधे पुरुष के होते हैं। अगर कोई पुरुष बन रहा है बार बार और इस जन्म में अब वो अपने लिए औरत बनना चाहता है, तो वो सबसे पहले मिसकैरेज को प्लान करता है कि जब वो धरती पर आएगा उसके मिसकैरेज होंगे तो वो उस फेमिनिन एनर्जीज के साथ बैलेंस बना पाएगा, वो सामंजस्य बिठा पाएगा, फीमेल एनर्जी के साथ वो सामंजस्य बिठा पाएगा, एडजस्ट कर पाएगा वो, क्योंकि उसे बहुत दुख होगा, वो उस चीज को फील कर पाएगा कि एक स्त्री किस दुख से गुजरती है। इसलिए भी वो करते हैं फिर मिसकैरेज को प्लान। और अब रॉबर्ट कहते हैं कि अगर कई बार देखा गया कि बहुत मिसकैरेज हो रहे हैं, तो इसको वो कहते हैं कि शायद उनके बहुत जटिल कर्मा है, और इसके बारे में इससे ज्यादा वो नहीं बताते, इस जटिल कर्मा के बारे में। और अब एक लास्ट में बताते हैं और कि कर मुक्ति। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं कि जो अब वो इस धरती के आवागमन चक्कर यानी मानव बनने का उनका बार बार धरती पर जन्म लेने का समय खत्म हो जाता है। कुछ ही समय उनके पास होता है, जैसे 3 एक महीने। तो 3 महीने के लिए गर्भ में आती हैं और ये पहले प्लानिंग करते हैं कि तुम मुझे अपने गर्भ में सिर्फ 3 महीने के लिए जगह देना, और जब मैं 3 महीने मेरे पूरे हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा और इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाऊंगा। उसके बाद में उच्च लोकों को चला जाऊंगा, यानी हाई डायमेंशन में चला जाऊंगा। तो यहाँ रॉबर्ट कह रहे हैं कि वो कितनी उच्च सोल होती है कि जो अपना गर्भ का दान देती है ऐसी उच्च आत्माओं को। तो रॉबर्ट कहते हैं ये तो सबसे बड़ा दान है, गर्भ का दान देना। और जिनका अबॉर्शन हुआ है या मिसकैरेज हुआ है उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं। अब हम आते हैं अबॉर्शन पर। जैसा कि हमें पता, जब किसी भी के घर में ये कोई खुशखबरी की आती है आ, कि वो माँ बनने वाला है, कोई कपल माँ बनने वाला है, तो पति अपने काम में बिजी हो जाता है, और औरतें तो बहुत इमोशनली वीक होती हैं, वो उससे अटैच हो जाते हैं। अगर उनको पता चलता है कि उनका जो जीव आने वाला था अब वो नहीं आएगा, या कभी मजबूरी में उन्होंने जो अबॉर्शन कराना पड़ता है, परिस्थितिवश कोई भी कारण हो सकता है, उन्हें कराना पड़ता है, तो वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो उस शिशु को अपने अपने जिस्म का, अपने शरीर का एक अंग मान लेती है। तो वो बहुत दुख में डूब डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हमने ही इतना बड़ा पाप किया है, एक एक आत्मा को धरती पर आने से रोका, उसे मरवा दिया, हम पापी हैं, ऐसा करके वो सोचती रहती है, अपने अंदर गिल्ट की भावना भरती है। उसके लिए रॉबर्ट कहते हैं कि जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है और जब वो 3 महीने का होता है, तब तक तो शिशु की सोल उसमें नहीं आती है। और ज्यादातर गर्भ अबॉर्शन तो 3 महीने में ही होते हैं। और जो आत्माएं होती हैं, अगर जब कोई जब अबॉर्शन कराना होता है, गर्भपात कराना होता है, तो कहते हैं पहले ही 1 या 2 दिन पहले ही माता की और उस शिशु की आत्मा की बात हो जाती है कि मैं तुम्हें अभी जन्म नहीं दे सकती, ये हमारी मेरी परिस्थिति है। तो शिशु की आत्मा जो होती है वो गुस्सा नहीं होती है, वो कोई द्वेष नहीं रखती है माँ से, क्योंकि वो तो कहीं और जाके जन्म ले लेती है। अगर उसको इस घर में भी आना है, इसी माता पिता के आंख को चुनना है, तो वो इंतजार तब तक करती है जब तक कि अगली बार वो स्त्री गर्भ धारण नहीं करती, फिर तब उसके गर्भ में आ जाती है वो। और फिर रॉबर्ट कह रहे कि जब हम भ्रूण 5 महीने का हो जाता है, गर्भ 5 महीने का हो जाता है, तब शिशु की आत्मा आती है और शिशु की स्पाइन से लिपट जाती है, उसको कनेक्ट करती है, जुड़ जाती है उससे। ये एक तरीके का उसका कमिटमेंट होता है कि अब मैं इसी घर में आऊंगा, यही मेरे माता पिता होंगे। पर रहती तब भी वो वहां नहीं है, उसके बाद वो अपने असली वर्ल्ड में चली जाती है और वहां घूमती फिरती है दोस्तों के साथ। लेकिन जब 7th
8th और 9th मंथ आता है, तब वो अपने उस गर्भ के आसपास ही, माँ के गर्भ के आसपास ही रहती है, अपने गर्भ के। और कहते हैं उस समय माँ जो शब्द को सुनती है, वो बच्चा उस कम से कम 5,000 शब्दों को सुनकर अपने भीतर रखने की क्षमता रखता है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, ऐसी स्टोरीज, प्रेरणाप्रद स्टोरीज सुनानी चाहिए बच्चों को, ध्यान पूजन करना चाहिए, इसीलिए कहा जाता ताकि वो बच्चा वो चीजें सीखे। अब जब 7वां, 8वां, 9वां महीना आता है, तब तो उसके 3 महीने लगातार वो बच्चे की सोल वहीं रहती है। लेकिन जब डिलीवरी का समय आता है, डिलीवरी के दौरान वो अंदर प्रवेश करती है माँ के गर्भ में, और डिलीवरी के बाद जो प्रोसेस होता है, उस दौरान वो अपने जो प्री बर्थ प्लानिंग करके आई है, जो योजनाएं बनाकर आई है, वो सब भूल जाती है। तो अब यहाँ पर रॉबर्ट कहते हैं कि हमें अब अपने, जैसे रेबिका ने को तो सेशन के दौरान पता चल गया, अपनी प्री बर्थ प्लानिंग को जान गई, तो हमें भी अब इतना चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिसकैरेज कई लोगों की लाइफ में हुआ होगा, अबॉर्शन कराना पड़ा होगा। तो हमें अपने को ये नहीं सोचना कि हम उसके उस जीव के हत्यारे हैं या हमने उसको मरवा दिया, क्योंकि कोई भी सोल जो गर्भ में आती है वो पहले से प्लानिंग करके आती है। जब सब कुछ प्लान्ड है पहले से, तो फिर क्यों इतना दुख में रहना हर वक्त या गिल्ट पाल के रखना। तो फ्रेंड्स तो ये है मिसकैरेज के कारण जो मैंने आपके सामने रखे। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ले सकते हैं, पूछना थैंक चाहते यू हैं मैम, तो। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा प्रज्ञा जी, बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू, दीदी, थैंक यू। प्रज्ञा जी बहुत ही अच्छा थैंक यू, बताया। थैंक यू मैम। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स। प्रज्ञा दी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बातें बताई आज आपने। थैंक दीदी यू सो मच। एक बात पूछती हूँ, अगर किसी ने हाँ जी, वैसे खुद करवाया हो एबॉर्शन तो अभी बताया ना कि सब प्लान्ड है पहले से ही, और आत्मा द्वेष नहीं मानती, क्योंकि वो तो किसी और क्या जन्म ले लेती है। अगर यहाँ ही आना होता, उसी परिवार में आना होता, तो वेट करती कि जब दोबारा इनके यहाँ पर कोई प्रेगनेंसी होगी तो मैं आऊंगा। तो वो द्वेष नहीं मानती, क्योंकि उसको और गर्भ मिल जाते हैं, और पेरेंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो पर बच्चे दीदी को जन्म देना जैसे चाहते हैं। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि खुद एबॉर्शन करवाना महापाप है। हाँ, ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन ये तो संत उन्होंने संत खुद लोग भी सेशन कहते हैं। करा है ना। हाँ, हाँ जी, करा है संत बिल्कुल। लोग भी पहले कहते हैं कि पहले हमें नहीं पता था, तो हम यही मानते थे, हाँ जी, है ना। लेकिन अब जब पता चल गया, उन्होंने खुद ये प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में इतने सेशन करे मिसकैरेज के लिए, और एक थोड़ी करा, उन्होंने अनेकों करे हैं, हजारों उन्होंने सेशन करे, उसके बाद एक केस हिस्ट्री उन्होंने इसमें बताई है। ठीक। तो जब आत्मा के खुद बता रही है, और मीडियम्स चैनल्स पूरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक तो कई सारे मीडियम्स और चैनल्स की मदद से लिखी गई है, तो ये गलत नहीं है। ठीक, थैंक यू दीदी, थैंक यू। पर दीदी लोग तो बहुत, जैसे लड़कियों वाले तो बहुत एबॉर्शन करवाते हैं, तो इसका मतलब है तो गलत है। अब इसमें तो हमने तो अभी यही जाना कि सब हमें मन में ये सारे विचार नहीं लाने हैं, क्योंकि जी ये सारा पहले से हमारा प्लान होता है, जी और जी कारण भी बताए हुए हैं कि किस किस कारण से हो रहा है। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने बस जीव नहीं चले जाना है, वहां पे नहीं रहना, जहां पर रिस्पेक्ट नहीं उसकी, वो बच्चा नहीं रहता। क्योंकि एक मैंने जी बताया था ना आपको कारण, कि जब वो देखता है कि उसको, कि यहाँ पर वो माहौल नहीं मिल रहा, तो वो खुद भी चला जाता है, मिसकैरेज के द्वारा चला जाता है। या जी अबॉर्शन भी अगर होता है, तो एक रात पहले ही माँ की आत्मा की और उस बच्चे की आत्मा की बात हो जाती है, तो कोई दोष बिल्कुल दोष नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि हम्म, जो प्रज्ञा जी, हाँ जी। जो रेप केसेस होते हैं, और उसमें भी फिर जैसे लड़की प्रेग्नेंट हो गई, अब वो मजबूरी तो है ही, तो वो उसको अबॉर्ट कराना पड़ता है उसको, और उसका तो हाँ, वो उसके लिए कराना कोई फीलिंग तो भी उसकी नेगेटिव रहती होगी ना उस बच्चे के प्रति। हाँ, बिल्कुल उसको, क्योंकि वो जानती नहीं ना, इसलिए उसके नेगेटिव ही रहेगी ना फीलिंग, वो तो जानती नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन वो जीव ने तो रास्ता चुना है, उसको पहले से पता है कि मैं यहाँ आऊंगा, और इतने समय यहाँ पर ऐसे अगर होगा तो मैं आऊंगा, फिर जल्दी से मैं चला भी जाऊंगा, क्योंकि वो जन्म तो दे नहीं सकती, अनमैरिड है तो।
हाँ वही तो बात है ना, तो है ना। तो वो जीव चला जाता है, वो जो आया है सोल जो आई है वापस चली जाती है। और मतलब अगर वो तो वो ऐसे, और ऐसे केसेस में तो उन्होंने बताया 3 महीने तक तो शिशु की आत्मा आती भी नहीं है उसमें। और ऐसे केसेस में तो तकरीबन ज्यादातर केसेस में तो 3 महीने में ही करवा दिया जाता है। हाँ, तो फोर्स नहीं हुआ ना, ये अबॉर्शन तो फोर्स्ड हुआ, मतलब नेचुरल नहीं था। हाँ फोर्स हुआ, लेकिन 1 रात 2 रात पहले ही माँ की बात और बच्चे की बात आपस में हो चुकी होती है सपने में, कि ये कारण है कि भाई शर्म की वजह से या जो भी मैं जन्म नहीं दे सकता, हाँ हाँ जन्म नहीं दे सकता, है ना। अच्छा, यस। थैंक यस, यू। कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मैं हेलो। हाँ जी, हाँ जी मीनाक्षी। हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे 8 मंथ और 9 मंथ में भी जो लोगों के मिसकैरेज कह लो, जो भी उस टाइम भी होता है, तो उसमें तो बच्चा भी पूरा बन जाता है, उस टाइम तक आत्मा भी आ जाती है। फिर जो होता है, फिर वो किस वजह से होता है, वो फिर क्या रीजंस होते अच्छा, हैं? अब वो अभी भी अपने उसकी ध्यान से प्लानिंग सुन। होती है? हाँ बिल्कुल होती, क्योंकि आपने सुना चाहे जन्म भी दे चुकी हो वो माँ, 1 दिन हाँ। का हो, 1 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, 6 घंटे का हो, 6 दिन का या 1 महीने का भी हो, तो भी प्लान्ड है वो, तो भी वो प्लान्ड है, क्योंकि उसे धरती को उतना ही देखना था, है ना। अब उसको 8 महीने तक माँ का स्पर्श लेना होगा बच्चे को, या 7 महीने तक लेना होगा, उसके बाद उसको चले जाना, खाली उतना ही था वही एक्सपीरियंस लेना था, तो उतना ही समय रुकती है और वो चली जाती ऐसे ही दीदी, जैसे एकदम बेबी अच्छा। होता है और 1 सांस 2 सांस लेता है और चला जाता है, कईयों के साथ है। ऐसे हाँ हुआ है। हाँ, ऐसे ऐसा भी और होता है, वो उसमें भी प्लान्ड है, हाँ, वो और भी प्लान्ड। उसमें दीदी जिनके बच्चे मतलब कुछ डिसेबल टाइप के होते हैं, मैंने क्योंकि अपने किसी का नोन का सुना था कि वो हुआ, और मतलब वो इस टाइप का था कि उसका ब्रेन नहीं डेवलप हुआ था, तो वो उसका मतलब वो 2-4 दिन में ही खत्म हो गया होने के बाद, है ना। तो ये भी हाँ एक प्लानिंग होती है, इसका मतलब है। हाँ, ये प्लानिंग भी है, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा यहाँ पर कर्मा भी आ जाते हैं ना, कि वो कुछ लेसन सिखाने के लिए आया हो वहां पर, लेकिन अब अच्छा, उन्होंने इस उनको जन्म में हाँ उन माँ स्वीकार, हाँ उन हाँ माँ बाप ने बिल्कुल कुछ, हाँ समझ कुछ कर्मा होंगे समझ और वो, गई। या वो लेसन सीखना चाहते होंगे, हाँ, है उसकी ना, माँ क्योंकि जरूर वो, या मदर क्योंकि फादर यहाँ को पर, कोई वो कोई तो ये लेसन जानना चाहते सिखाना हैं, चाहते हैं। हाँ कोई लेसन सिखाना चाहते हैं वो, मतलब चाहते हैं कि हम वो तो खैर वैसे कर्मों वाला टॉपिक हो गया जो पहले हो चुका है, कि भाई उसमें ये है कि या तो हम कर्मों को अपना बैलेंस करते हैं सेम अगले जन्म में, अगर हम वैसे बनकर आए अपाहिज या कुछ, तो माता हाँ पिता को कोई लेसन देना होता है या उन्होंने सीखना होता है। पर उससे आगे बढ़कर को रॉबर्ट यहाँ पर ही बताते हैं कि हमें कर्मा बैलेंस करने के बजाय हमें ये जानना चाहिए कि हम, हमारी लाइफ में ये क्यों आया है और हमें इससे क्या सीखना है, क्या सीखना तो है। हम उस पेन से तब हम हील कर सकते हैं। तो ये लेकिन कर्मा शायद वो समिया ने हमारी बताया था मुझे को। हाँ वो दीदी हमारी यंग एज थी ना, तब तक हमारे में वो सब बुद्धि होती नहीं है ना, ये सब चीजें सीखने की। ये तो टाइम के साथ, नॉलेज बढ़ने के साथ हमें हाँ समझ में आती है ना ये सब हाँ चीजें। हाँ, क्योंकि अब हम बुक्स तो पढ़ रहे हैं ना, नॉलेज तो हमारी अब बड़ी, पहले तो नहीं पढ़ रहे थे ना, तो पता ही नहीं था। हाँ, पहले तो इन जो चीजों हमारे के बारे ग्रंथों में में हमें लिखा है पता। सिर्फ हाँ उतना ही जानते थे, स्वयं हाँ, को हम तो दोषी मानते थे। अबॉर्शन और को भी एक हत्या ही मानते हैं ना अभी तक, मानते है हैं ना। ना। हाँ देखो, कहती है ये जो गिल्ट की है ना, सबसे लो वाइब्रेशंस की एनर्जी देती है, इसलिए गिल्ट तो कभी मन में नहीं रखना। और जो हम अभी तक हाँ रखते चले आए हैं, तो अब अपने मन से वो हाँ बातें निकाल दें, वो अगर किसी ने वो करवाया भी है तो निकलवा दें, क्योंकि हम्म, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें शर्म की, कई लोगों के साथ हुआ है, मैंने भी कराया हाँ है, मेरा भी हुआ था, कुछ दिन का ही था अभी, जैसे हम्म, पीरियड्स नहीं हुए तो 1 हफ्ते बाद मैंने टेस्ट कराया, तो नहीं समझ में आया, डॉक्टर ने बोला और 15 दिन बाद आना, तब मैं गई तो उन्होंने कहा हाँ कंसीव किया है, हाँ सर्कमस्टेंसेस मेरे कुछ को, ऐसी थी कि मुझे कराना पड़ा, है ना। हाँ मुझे भी याद है तो ये, आपका। मैंने भी हाँ कराया है तो क्योंकि मुझे भी, मेरे हाँ को मेरी तो प्रेगनेंसी बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, तो मुझे तो इसलिए कराना पड़ा ही था, मतलब मजबूरी में। हाँ, तो ये एक नेचुरल बात है, अपना हो जाता है। तो लेकिन हाँ, तो हमारे इसके भी लिए मन में हमें था अपने कहीं अंदर ना कहीं। हाँ हाँ, हाँ पर वही जब से इसी ये जाना मतलब है आप तो वो, गिल्ट नहीं तब तो लाना वो, चाहिए इस चीज के लिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू। थैंक यू। यस अनीता जी, अनीता वडेरा जी। गुड इवनिंग मैम। मैं मुझे लास्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया, जब आपने कहा कि जो सोल होती है वो डिलीवरी के टाइम पे एंटर एक करती मिनट, है बॉडी आप में। अपना वीडियो आपका ऑन नहीं आ रहा, थोड़ा मैम आप अपना वीडियो ऑन करेंगी क्या? एक्चुअली कैमरा में प्रॉब्लम है, लैपटॉप में नहीं चलता, सॉरी। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं अच्छा अनीता, ये ओके अनिला ओके ठीक है। जी। अनिला, सॉरी अनिला जी हैं।
हाँ, हाँ जी। आपने क्या बोला कि लास्ट में आपको समझ में नहीं आया कि लास्ट वाला एग्जाम्पल क्या जो आपने क्वेश्चन? दिया कि जो लास्ट वाला सिनेरियो आपने बताया कि सोल घूमती फिरती रहती है और जब डिलीवरी का टाइम होता है तब एंटर करती है, शायद आपने कुछ ऐसा बोला। हाँ, वो बिल्कुल। एक बार अगर आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें तो। हाँ, अब क्या होता है, जैसे 7th और 8th 9th मंथ में तो बताया कि सोल पास में घूमती रहती है, माँ के आसपास, यानी अपने घर के आसपास ही घूमती रहती है। और जब लास्ट समय आता है, उससे कुछ पहले, जब डिलीवरी का टाइम आता है, तब उससे कुछ पहले अपने घर में प्रवेश कर जाती है, और यह उस समय पर भी प्रवेश करती है। और जब प्रवेश कर जाती है, उसके बाद बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उसके बाद जो प्लानिंग पहले करके आई थी, वो सब भूल जाती है कि मुझे क्या लेसन लेना है, किन किन ओके। सफरिंग से मैं गुजरूंगा, ये सब वो भूल जाती है बाद में। इसलिए वो सफरिंग में हम लोग पड़े रहते हैं कि हमारी लाइफ में ये क्यों आया, ये हमें इतना दुख क्यों दे रहा है, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, ओके। ओके। है ना। ये सब प्लान तो पहले ही है, ठीक है। सारा कुछ पर प्लानिंग तो दीदी पहले हो चुकी है। ये संत और लोग ये कहते हैं कि ये आत्मा अंदर एक इतनी एक एक क्लियर मिनट नीरू जी, करती है। नीरू जी, नीरू जी, एक मिनट, हाँ पहले जी, वो बात कर रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाने लगी। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। और हाँ मैम, जी। मैम बस ये और पूछना था, ये जो बुक आप जहाँ से पढ़ा रहे हैं वो बुक मैं देख रही थी ऑनलाइन भी, ये काफी एक्सपेंसिव बुक है, तो इसका कुछ सॉफ्ट कॉपी या कुछ ऐसा मिल सकता है जो पढ़ सके? इसका इस ग्रुप में डाल देंगे, पीडीएफ इसका डाल देंगे। समिया जी है इसका मेरे ख्याल से पीडीएफ तो। हेलो समिया, है ना? हाँ है, हाँ तो वो जी, ग्रुप में हम डाल देते हैं, अपने ग्रुप्स में डाल देंगे, आप ले अभी डाल लीजिएगा रही और हूँ, अभी थैंक यू डाल पीडीएफ रही से हूँ। पढ़ लीजिए, या फिर उसके वो करवा लीजिए, फोटो ठीक कॉपी है। बनवा लीजिए। हाँ जी, थैंक यू मैम। यस, कोई और? विनीता जी। हाँ थैंक यू जी अनिता। दीदी। यस मैम, सॉरी मैम, चालू नहीं होगा वीडियो। अच्छा, कोई मैम बात मैं नहीं, ये कोई पूछ बात रही नहीं। थी कि जैसे आप बोले कि किताब बुक में लिखा हुआ है कि सोल तब प्रवेश करती है जब प्रेगनेंसी का टाइम आ जाए, तो फिर मैम जो बच्चा मूवमेंट करता है वो किस वजह से करता है पेट में? उसके आसपास मंडराती रहती है, तो वो बच्चा करता होगा मूवमेंट, तो ओके मैम। वो प्रोसेस मुझे नहीं पता कि क्यों होता है, लेकिन होता तो है हाँ जी है ना? मैम, वही मैं पूछी क्योंकि कि जब ये नहीं पढ़ा मैंने उस प्रवेश, पर। हाँ, जी जी, प्रवेश जब सोल उस समय करती है तो फिर मूवमेंट कैसे नहीं होता ये है भी फिर वो? कहते नहीं, हैं क्योंकि कि चेतना आसपास तो है घूमती ना, रहती है। हाँ, कॉन्शियसनेस तो क्योंकि है ही उसमें। कॉन्शियसनेस, फिजिकल बॉडी की भी तो अपनी कॉन्शियसनेस है। सोल सोल अभी तक नहीं आई है, बट जी फिजिकल बॉडी की भी तो अपनी चेतना है। फिजिकल बॉडी अपने आप में भी हिल सकती है, तो फिजिकल बॉडी की इवन हमारी जो हमारी चेतना भी तो उसमें जा रही है ना, हमारी कॉर्ड से भी तो कनेक्टेड है ना वो। तो दोनों चीजों की चेतना से मिलके वो मतलब बच्चा मूवमेंट तो मूवमेंट्स हो रहे करेगा हो। ही। जैसे मूवमेंट तो हमारे जो करेगा ही। सात सात जो हमारे शरीर होते हैं, वो हर जी, एक शरीर में अपनी चेतना होती है। हर एक चेतना जो है उसके अंदर वो अपने आप से काम कर सकती है। तो जैसे फिजिकल बॉडी है, तो जो हिलना डुलना है वो बिना उस आत्मा के भी, आत्मा वाली जो चेतना होती है, बिना उस चेतना के भी फिजिकल बॉडी हिल सकती है। तो मैं बेबी जो इतनी डीप तक गई नहीं थी मैम, थैंक यू मैम इस कदर समझाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनीता, थैंक यू समिया। यस फ्रेंड्स, कोई और क्वेश्चन, कोई डाउट रह गया किसी के मन में तो? हाँ, प्रज्ञा जी मैं बात करना चाह रही थी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप? मधु गर्ग। यस, मधु जी, अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ कर दिया मैंने, वीडियो ऑन है। अच्छा, ठीक। मैं यस ये मधु जी। पूछना हाँ मैं ये हाँ हाँ, पूछना चाहती थी, आप ये कह रही थी कि स्टार्टिंग में सोल एंट्री करती है और में करती है, तो स्टार्टिंग कब करती है वो? स्टार्टिंग में नहीं करती है वो, जब डिलीवरी का समय आता है ना, उससे कुछ पहले कर लेती है, या फिर उस समय भी करती है। नहीं तो जैसे स्टार्टिंग में तो सोल नहीं होती है उसमें, जब बेबी जब कंसीव होता है तो उसमें 3 महीने तक तो नहीं होती है, 3 मंथ्स तक तो नहीं होती है। जब 5th मंथ लगता है, तब उसकी स्पाइन से वो कनेक्ट करती है सोल बेबी की। अच्छा तो तो क्या तभी तो होता कहते हैं। हाँ, है, तो जब जैसे उसका मूवमेंट है और बहुत सारी चीजें जो होती रहती हैं वो कैसे होती है फिर? क्या चीज? जैसे मुझे कुछ आपकी आवाज कट गई, फिर से बोलिए। हाँ मैं ये कह रही हूँ जैसे मूवमेंट होता है या मतलब एहसास होता रहता है लेडी को कि हाँ हम्म मेरे को कुछ हो रहा है, तो वो सब हम्म कैसे होता है? बिना सोल के तो होता अब है?
हो भी सकता है बिना हाँ, सोल बिना के, सोल सोल के साथ भी हो सकता है। साथ भी होता है, दोनों की आत्मा जो है वो 3 महीने के बाद बच्चे के उसमें आती जाती रहती है, कभी आबी जब आना है आती है, जब जाना है जाती है, कुछ भी हो सकता है। बट आत्मा अगर नहीं भी है अगर पेट में, तो भी बच्चे की सिर्फ फिजिकल बॉडी है, क्योंकि तो फिजिकल शरीर की अपनी जो चेतना होती है, वो भी चेतना की वजह से वो घूम सकता है, और वो घूमेगा तो माँ को पता चलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आत्मा जो है, जो हमारा फिजिकल शरीर होता है, उसके अंदर दोनों जने समाहित हो तभी मूवमेंट हो पाए शरीर का, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर चीज चेतना है, हमारे 7 शरीर होते हैं, तो जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है जो, वो उसकी अपनी चेतना है, फिर उसके बाद प्राणमय शरीर है, प्राणमय शरीर की अपनी चेतना है, ऐसे सारी सबकी अपनी अपनी चेतना है, अपनी अपनी ऊर्जा है। तो हम सिर्फ अगर फिजिकल प्राण या जो अपने शरीर की बात करें, इसकी भी अपनी चेतना है, तो वो हिल सकती है। अगर हम जो कारण में शरीर होता है या जो निर्वाण में शरीर होता है, जो मेन सोल जिसको बोलते हैं, सबसे गहरी लेवल की जो सोल होती है, वो अगर नहीं भी है शरीर के साथ जुड़ी हुई, तो भी मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट्स हो सकती हैं। अच्छा, सिर्फ सोल विचरण करती रहती है, आती जाती रहती है 9 मंथ्स तक। हाँ, वो मतलब वो इतनी एस्ट्रल बॉडी में इम्पोर्टेंट, वो घूमती इतनी रहती है। इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। वो सबके केस में अलग अलग होता होगा, कुछ केसेस में ऑल टाइम साथ में रहती होगी, कुछ केसेस में लास्ट में ही आती होगी, या आते जाते रहना, ये सब जैसे मतलब जैसे उसका मन करता है वो करती है। अच्छा, strange लग हाँ, अरे चॉइस होती है ना। हाँ, थैंक ये ना आप लोग ये सोल गिफ्ट मंगाइए और पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। ये तो एक चैप्टर हमने बताया आपको, 3-4 पहले हो चुके हैं, एक समिया जी ने भी बताया, रश्मि ने, ड्यूरिन ने बताया, अब एक और चैप्टर सैटरडे को आपके सामने आएगा अच्छा, अडॉप्शन का, ड्यूरिन जी लेकर के आएंगे, तो आप वो भी सुनिएगा सोल गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मधु जी। यस फ्रेंड्स, कोई और क्वेश्चन, डाउट या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। कोई अपने ध्यान का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। यस संगीता जी। हाँ, क्या सोच रहे हैं? क्या मेरे से आप कह क्या रहे हो? सोच रहे हो? हाँ मेरे से मैं हाँ, कुछ नहीं सोच रही, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे मेरा आंसर मिल गया आज, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा, मैं तो हाँ, मैं आपको तो पता है कि मैंने पहले भी एक क्वेश्चन अरेज किया था कि वही गिल्ट वाला, तो मेरा आज क्वेश्चन हो गया क्लियर। तो मैं बहुत शांत बैठी हूँ आज कि मतलब मेरा वेरी बर्डन चला गया, जो मैं इतने टाइम से बर्डन लेके चल रही थी। उस दिन आंसर उन्होंने भी दे दिया था, लेकिन आज क्लियर हुआ है उससे ना, आपने जो मुझे बताया उससे आज क्लियर हो गया। वेरी गुड। तो यही मैं ये सोच रही थी इसीलिए कि हाँ, कि सब लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब मुझे पता है प्रज्ञा जी क्या है, जब से वो सोल गिफ्ट और प्री बर्थ प्लानिंग है ना, जब मुझे वो चीज समझ आ गई ना, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे अब किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं आता, मैं किसी को कहती जरूर हूँ ऐसा कर लो, लेकिन जब एक दो बार कोई नहीं मानता ना, तो मैं सोचती हूँ ये इसकी प्री बर्थ प्लानिंग का ही हिस्सा है। तो मेरे लिए जब से आपने इस ग्रुप में ये बुक शुरू की है और मुझे समझ आई है ना, मुझे बहुत हेल्प मिली है। वेरी गुड। तो इसलिए हाँ, मैं चुप मकसद भी बैठी यही थी। है, मकसद भी यही है ना कि सब जाने, उनके हाँ जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। और आपने समझाया भी इतना अच्छा है ना, मतलब एक एक चीज समझाई है, तो मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया है। जी, ठीक है, थैंक यू संगीता जी। Thank यस you. रामपा जी, थैंक यू। प्रज्ञा जी का पीडीएफ हो तो आप डाल दीजिए ग्रुप पे। जी, ग्रुप में चला जाएगा। यस रामपा जी। डाल दिया है, ऑलरेडी चला गया। थैंक यू, थैंक यू। हाय प्रज्ञा मैम। हाय मुझे राम। मुझे एक चीज शेयर करनी थी। मुझे नहीं पता कि मुझे आज ये सेशन सुनना था, इसलिए मुझे ये रात में सपना हुआ कि मेरा ही अबॉर्शन हो रहा है और मैं बहुत डरी हूँ कि हॉस्पिटल में वो बहुत कुछ ऐसा मशीन वगैरह डालते हैं। मतलब मुझे ये सपना हुआ था आज, मतलब रात में, तो अच्छा, मुझे ये शेयर था। और आज ही सामने आ गया आपके, है ना, ये चैप्टर भी सामने आ गया आपके, तो अब डरना नहीं है आपने। कुछ यूनिवर्स बताना चाह रही होगी आपको, पहले से ही बता दिया कि चैप्टर आने वाला है, तो आप उस वर्षन का जो आपने पेन भी लिया है, पेन भी हुआ है आपको क्या रामपा जी? अगर पेन से भी गुजरी है तो हो सकता है आपने कुछ एक्सपीरियंस करना हो
सिर्फ आपने ध्यान इधर जो सपने के थ्रू ही कर लिया, तो भी हमारे कई बार कर्म पूरा हो जाता है ना रंपा? और कुछ पूछना है रंपा? हाँ प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, आप ये जो हमारे ग्रुप में जो हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, अगर टाइम है तो। हाँ अभी सुनते हैं। बस ये विनीता जी शायद कुछ और कहना चाहती है कि उनका हैंड रेज अभी भी है। जी मैम, मैं ध्यान का अनुभव बताना चाहती कि आज मैं ध्यान में थी तो मैंने विद्यासागर जी को देखा है, जो जैन मुनि है ना, बहुत बड़े हाँ विद्यासागर, हाँ जैनियों के। तो ध्यान में बैठे हुए देखा। अब पता नहीं वो कैसे हो सकता, मैंने 4-6 दिन पहले उन्हें फेसबुक पे देखा था, वो था, या ध्यान में मैंने पहली बार उन्हें देखा, लेकिन अपने ध्यान में बैठे आप जैनी हैं? आप जैनी हैं? जी नहीं, मैं गहोई बैठती हूँ। अच्छा, जैनी नहीं है मतलब? जी नहीं, जी नहीं। जरा उनका नाम बताइएगा जिनको आपने देखा है। मैं देख विद्यासागर जी, हाँ, वो बहुत बड़े विद्यासागर मुनि जी हैं जी, बहुत बड़े मुनि हैं, जैनी मेरे मुनि। ख्याल से उनका, हाँ उनका मैंने सुना भी है जी, पहले, कब उनका सुना भी है। वो सबसे बड़े बहुत मुनि हैं उन लोगों के। जैनियों के, यस। और हमारे ग्रुप में कोई और भी जैन है क्या यहाँ पर? कोई जैनी है यहाँ पर, ताकि वो उनके बारे में बता सकेंगे ज्यादा? जी मैम, मुझे ये मालूम है बहुत बड़े मुनि हैं जैनियों के, बहुत बड़े मुनि हैं। हाँ मैंने शायद उनको देखा है, इनको सुना भी है, तो हमें इनको अपने ग्रुप में इनके बारे में बताना चाहिए फिर, है ना? जी मैं जरूर तैयार होके आऊंगी तो उस चीज के बारे में बताऊंगी। मैंने भी हाँ इनका जब नाम हो सुना जाएंगी कि तो बहुत बताइए। बड़े मुनि हैं जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ प्रज्ञा जी, यस, मैंने कोई एक कुछ? बात और बतानी है। पता है, उन्होंने अपना सपना बताया ना, मुझे भी कल रात सपने में, मेरे को नहीं पता था आप आज ये टॉपिक लोगे। अच्छा, मुझे अच्छा। ये दिखा है कि एक बच्चा ऊपर छत से नीचे गिरा, बहुत छोटा सा बच्चा, और ये मेरे हस्बैंड उसे पकड़ने के लिए ना नीचे झुके जा रहे हैं छत की मुंडेर से। ये सपना दिखाई दिया है, और मैं सुबह से सोची हूँ ये सपना मुझे क्यों दिखाई दिया। अभी उसने ये सपना बोला तो मुझे याद आया एकदम से कि ये मुझे बताना चाहिए कि मुझे भी क्यों दिखाई दिया है ये वाला। मेरे को कोई मतलब इसका रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, आप बता सकते हैं कि? आपके भी हुए होंगे लाइफ में, अबॉर्शन हुआ होगा ना कोई? हाँ, एक कोई हुआ बच्चा है अब। है ना, जो हाँ बता रहे थे आप अभी, तो हाँ उससे से हाँ कुछ रिलेशन होगा उसका। तो अभी ध्यान में क्वेश्चन करें कि मैंने सपने में ऐसा देखा है, तो क्यों देखा है? हो सकता अच्छा है वही आपको आजाद निकालना है, उस बच्चे को अपने दिमाग से निकालना हो, इसलिए पहले एक रात आपको आ गया वो। हाँ, मतलब गिल्ट आपने भी पाली होगी ना? कभी इस टाइप का सपना नहीं दिखा, और आज ही दिखा था ये वाला, कल रात ही। और मतलब सुबह उठी थी तो मेरे दिमाग में था ये चीज कि मुझे ये दिखा है एकदम। चलिए, थैंक यू। यस संगीता जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हम लोग ग्रुप में डिस्कशन करते हैं वो हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, एक एक चीज उसके ऊपर आज मुझे एकदम स्टोरी याद आ गई। एक चोर थे, बहुत फेमस चोर थे। तो उनकी पूरी फैमिली का काम था चोरी करना। तो जब उनको लास्ट मोमेंट पे उनकी डेथ होने वाली होती है, तो अपनी वाइफ को कहते हैं कि बेटे को बुला कर आओ। तो वो जब बेटा आता है तो वो उसको कहते हैं कि जिंदगी में 3 बातों का ध्यान रखना। एक तो जो हमारा प्रोफेशन चला आ रहा है चोरी का, वो चोरी कभी मत छोड़ना। और दूसरा, कभी पकड़े जाओ तो कभी इल्जाम एक्सेप्ट मत करना कि मैंने चोरी की है। एंड नेक्स्ट, कभी सत्संगत में कभी मत जाना। जैसे हम लोगों का ग्रुप है, ऐसे कभी सत्संगत में कभी मत जाना। तो वो बच्चा कहता है ठीक है, प्रॉमिस करता है। तो उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। वो अपना बहुत चोरी करता है, सारा दिन आराम करना, रात को चोरी करना। ऐसे करते करते वो राजा के महल में पहुंच जाते हैं, और राजा के वहां पे वो चोरी करते हैं। राजा बड़े परेशान कि मेरे ही महल में चोरी, और 1 दिन नहीं, 2 नहीं, कितने दिन वो चोरी होती है। तो फिर वो किसी को पीछे लगाते हैं। तो एक लेडी ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि मैं चोर को पकड़ूंगी। तो वो सारा दिन नोटिस करती है कि कौन ऐसा है जो सारा दिन सोता है और रात में जागता है, कौन ऐसा है जो सारा दिन सोता है। तो वो काफी देर ऑब्जर्व करती है पूरे गांव के लोगों को। तो एक फैमिली ऐसी होती है जो कोई काम नहीं करती, लेकिन बहुत वेल सेटल सब कुछ होती है, और वो सारे दिन सोते हैं। तब राजा को वो कहती है कि मैं पकड़ के बताऊंगी। तो वो एक दिन राजमहल में चोरी करने जा रहा होता है। तो राजमहल के बाहर सत्संग हो रहा होता है, जैसे सत्संग होता है, अच्छे प्रवचन जहाँ चल रहे होते हैं। तो फिर उसको याद आता है कि उसके पापा ने बोला था कि कभी सत्संग में कभी मत जाना। तो और उनकी कोई बात ना कभी मानना, कभी सुनना। तो वो ना अपने कानों में ना फिंगर्स डाल के
वहां से क्रॉस कर रहा होता है राजमहल के बाहर से। अचानक उसको कांटा चुभ जाता है और वो वहां उस कांटे को निकालने के लिए नीचे बैठ जाता है। इन द मीन टाइम उसके कांटा निकालते समय उसके कानों में से जो उसने उंगलियां घुसाई होती हैं वो फिंगर्स वो बाहर निकाल लेता है। तो उसके कान में सिर्फ एक ही बात पड़ती है सत्संगत की कि देवताओं की परछाई नहीं होती। तो उसको एकदम वो अपने कान में फिंगर्स डाल लेता है और वो सिर्फ उसके एक ही बात पड़ती है कि देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके बाद वो चोरी करके अपने घर आ जाता है। जो लेडी उसको ऑब्जर्व कर रही होती है उसने वो राजा को प्रॉमिस करती है कि मैं पकड़वाऊंगी। वो क्या करती है, वो कहती है कि इस लड़के ने आपके महल में चोरी किया। महाराज महल वाले उसको बहुत मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन उसको अपने फादर की बात याद रहती है कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना कि मैंने चोरी की। तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो राजा जो है उस लेडी को बहुत कुछ सुनाता है कि खाम एक निर्दोष को पिटवा दिया और ये चोर नहीं है। इतना इतना मारने पर तो कोई अच्छे बोल देते हैं इसने चोरी नहीं की। बट लेडी तो अपनी उसको होता है कि नहीं, इसने मुझे धोखा दिया, यही चोर है। वो क्या करती है, एक दिन वो देवी का रूप बनाती है और ताला भी उसके घर का ताला भी ऐसे ओपन रखती है और लाइट से रोशनी करती है और उसके घर में जाती है। तो एकदम देखकर वो उठ जाता है कि हाय देवी आप आए हैं। तो वो बोलती है कि मैं तो जो तू मांगेगा मैं तुझे सब दूंगी, बस ये बता कि ये तू चोरी वोरी जो राजा की महल में करता है ये करना छोड़ दे। तो वो कहता है कि अभी वो ये एक्सेप्ट करने वाला होता है कि अच्छा मैं छोड़ दूंगा, मैंने चोरी की, इतने में उसको दिखाई देता है उस लेडी की परछाई। तो जो सत्संग में उसने एक सिर्फ सेंटेंस सुना होता है कि देवताओं की परछाई नहीं होती है, उसको एकदम याद आ जाता है और वो एकदम कहता है कि मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। फिर वो राजा तो बाहर खड़े ही होते हैं, तो वो फिर उस लेडी को फिर बहुत सुनाते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम इसको बार बार क्यों फंसाना चाहती हो, क्यों पिटवाना चाहती हो। लेकिन वो जो लड़का होता है वो तो बच जाता है, राजा उसको फ्री कर देता है, उसको कोई पिटाई नहीं। वो ये सोचता है कि मैंने सत्संग में सिर्फ एक सेंटेंस सुना था जिसने मुझे मेरे प्राणों को मुझसे बचा लिया। अगर मैं रोज ही सत्संग में जाऊं तो मुझे मेरी लाइफ तो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपना चोरी का सारा काम छोड़ के वो सत्संग में ही ज्वाइन कर लेता है। तो यानी कि इस स्टोरी का मतलब यही निकलता है निष्कर्ष कि सत्संग में हम जो भी बात सुनते हैं वो एक बात हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। ये स्टोरी थी कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सत्संग में हमें अच्छा सुनने को नहीं मिलता। ये सत्संग का प्रभाव देखो, एक जिसने सुना ये जो कहते हैं रामायण ना में सत्संग का, तुलसीदास जी ने कहा हुआ है ना कि सत्संग का फल कितना है, 1 सेकंड सुनने का भी है। बिल्कुल ये रामायण में लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने ना। जी जी हाँ, मैम ये कन्हैया, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम ये कन्हैया अलवानी जी ने एक नंबर दिया है, ये ज्वाइन करना है मैम, ग्रुप में ऐड करना है, शायद एक बार आप नाम पूछ लीजिए। अच्छा ये कन्हैया जी ये नंबर ऐड करने हैं क्या ग्रुप में? 2 नंबर दिए हैं आपने, शायद 1 नंबर दिया है, एक नंबर ये ऐड कर अनम्यूट करके बताइए। अनम्यूट करिए आप अपना। यस 9820945562। यस मैंने सेव कर लिया। किस नाम से? ये कन्हैया अलवानी के नाम से कर दो। अच्छा इसी नाम से, ठीक, उसके नाम आगे 2 लिख देंगे जी। थैंक यू संगीता, बहुत सुंदर स्टोरी सुनाई। बहुत ही अच्छी थी स्टोरी। नहीं तो इसलिए कहते आपने आज जो भी बताया ना कितने लोगों को आंसर्स मिल गए, और ये नहीं कि हम ही को मिले, इवन कि हम लोगों की इंटरेक्शन में जितने भी ऐसे लोग आएंगे जो इस चीज से सफर कर रहे हैं, हम उनको भी कितनी हेल्प करेंगे। ये तो है, ऐसी स्टोरीज तो होती रहनी चाहिए, कोई ना कोई सुनाता रहना चाहिए। संगीता जी आप लोग कराओ ऐसी स्टोरीज और भी आगे लेकर आइएगा संगीता जी। हम कहते हैं ना हम इसमें जाते हैं जैसे कीर्तन में या सत्संग में, तो कोई एक बात होती है जो हमें याद रह जाती है, या कोई एक अच्छी बात ऐसी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम बहुत सारा सुनते हैं, सब तो नहीं याद रहता। हाँ देख कोई एक चीज ऐसी होती है जो हमारी लाइफ भी चेंज कर देती है। बिल्कुल, और वो हम अपनी लाइफ से रिलेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू संगीता। यस सरिता जी आप कुछ कह रहे थे? अनम्यूट करिए अपने को, अनम्यूट करिए प्लीज। ये सरिता जी अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। यस मैम हो गया। अच्छा लगा मुझे स्टोरी सुन के। बोलते ना सत्संग में जाने से सच में मतलब सारी चीजें मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। मैं भी सत्संग सुनती हूँ ना, तो जैसे मुझे आपके पास आने के बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं रास्ता मुझे मिल गया है।
बिल्कुल। सच कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पता नहीं कौन सी वर्ड आपकी जिंदगी बदल रही, हाँ बिल्कुल। उसमें से थैंक यू मतलब मैम। थैंक यू सरिता। यस फ्रेंड्स, कुछ और कोई कुछ पूछना चाहता है नहीं तो सेशन एंड करें। थैंक यू कन्हैया जी, लव यू। आप सबको बहुत ढेर सारा प्यार, नहीं, आपने और इतनी प्यार से मुझे सुना। और एक आज रिपब्लिक डे की सबको बहुत सी बधाई हो। शुभकामनाएं। यस एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक 26 मैं वंदे जनवरी को मातरम सुना देती हूँ एक। सुना दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, होना चाहिए। आज वो जरूर मातृभूमि को जरूर नमन करना चाहिए ना हमको आज के जी दिन। जी, स्वागत है इंदु जी आप। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र जोष्ना पुलकितयामिनी फूल कुसुमिता जर्जर शोभनी सुभाषिणी सुख दुर्भाषिणी सुखदां वरदां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत सुंदर, आनंद आ गया, बहुत हाँ सुंदर। जी, और इसके साथ ही चलो एक और भी कर लेते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुल इसके ये हमारा सारे जहां से अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मतलब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। भारत माता की जय। जय भारत माता जय। की जय। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू इंदु जी, थैंक यू संगीता जी, थैंक्स टू एवरीवन। हाँ, गणतंत्र प्रज्ञा दिवस जी जनगण मन भी कर लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए उसके लिए खड़ा होना हाँ, पड़ेगा। खड़ा तो होना पड़ेगा। देख लो, आपको अभी खड़ा होना है तो कर लेते। वैसे करना तो चाहिए, आज करना चाहिए। करो करो फिर, चलो खड़े हो जाते, खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। अच्छी बात। चलो म्यूजिक लगा दीजिए, म्यूजिक। चलो नहीं, ऐसे ही कर लेंगे। चलो जन जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तिरंगा तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गावे जयगाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। आनंद आ गया। वाह वाह, आज जाके 26 जनवरी है वास्तव में। हाँ, नहीं फ्रेंड्स, थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, धन्यवाद धन्यवाद, बाय 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 बाय। लव यू ऑल, लव यू लव यू मैम, लव यू। नहीं जो भी